जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। 30 दिन 30 क्लास और पूरा सिलेबस खल्लास, यानी कि 30 दिन आपकी लगातार क्लास होने वाली है। इस सीरीज़ को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 30 दिन में हम पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। रेगुलर आपके प्रैक्टिस टेस्ट लगेंगे और लास्ट में जो है आपका एक साथ आपको जीके के और एक साथ साइंस के और एक साथ ही मैथ्स के और रीजनिंग के पूरी बड़ी क्लास रहेगी। तो उसमें आपको पूरा सिलेबस जो आपका कवर कर लिया जाएगा और स्टार्टिंग में जो है आपके मॉडल टेस्ट पेपर लगने वाले हैं रेगुलर। ठीक है, आपको पता ही है आर्मी का सिलेबस जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और पूर्णांक जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। चलिए बहुत जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिस पेपर जो है तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पर भी दे सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो बुक्स मंगवा सकते हैं। ऐप से बुक ऑर्डर कर लीजिए। ऐप में आप जब स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी। उनसे अपनी तैयारी कीजिए और फिर यहाँ मेरे साथ टेस्ट पेपर लगाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? बिल्कुल डी ऑप्शन फौजियों आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगी। सिख धर्म के संस्थापक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। कल की क्लास में आपको करवाया हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता है। ये किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस बताइए जल्दी से। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या सीके नायडू? बिल्कुल 29 अगस्त को बर्थडे आता है मेजर ध्यानचंद जी का, जो किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को, और इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी का संबंध है। मिसिसिपी नदी का संबंध अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या श्रीलंका? तो ये अमेरिका से होगा। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सभी फौजी जवाब देंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। जितने भी ग्रुप्स में ऐड हैं आप सभी में क्लास शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो पेपर करने का भी मज़ा आए। ठीक है, कंपटीशन बढ़े। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात? तो एमपी में है सबसे ज़्यादा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? पहली रेल कब चली? ये चली थी 1853 में। 1853 में कहाँ से कहाँ चली बताओ कमेंट करके। किन किन को आता है कमेंट करके बताओ, पहली रेल कहाँ से कहाँ चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखो जब आप आंसर दो ना तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। जैसे 7 का डी है ना तो 7 के आगे डी लिख दिया। इस तरह से आंसर देना आपको कमेंट में। ठीक है, वरना कई पता नहीं चलता, थोड़ा लेट हो जाते हो तो पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी थी? बताएंगे तो ये रीता फारिया यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सुष्मिता सेन जो है ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा ये भी विश्व सुंदरी रही हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं, और ये मिस यूनिवर्स रही हैं सुष्मिता सेन, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या होता है? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध अक्षरधाम, देखो प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की बात हो तो ये गुजरात में है। ऐसे तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो दिल्ली में भी है और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने ही। ठीक है, पर यहाँ प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की बात हुई है तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़के लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ये इजी सा क्वेश्चन है पर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। तो लड़के की न्यूनतम आयु कितनी है? लड़के की तो 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अभी कहा जा रहा है कि लड़की की भी बढ़ाकर 21 वर्ष कर दो, बट अभी तक किया नहीं है। अभी तक 21 वर्ष और 18 वर्ष ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है?
हिमाचल प्रदेश की राजधानी मनाली, देहरादून, मंडी, शिमला। तो शिमला यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बहुत ही सुंदर हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख रबी की फसल है। रबी की फसल, गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है, सरसों भी है, मटर, राई, तंबाकू, जई, बरसिम, सभी हैं। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। सभी फौजी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल भूमध्य रेखा फौजियों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है, बताएंगे। पेनल्टी किक, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इजी सा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे जम्मू और कश्मीर का जो 370 धारा थी वो यहाँ से हटा ली गई, तो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे जीके का कंप्लीट हो चुका है। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो 15 जो क्वेश्चन जीके के थे उसमें से कितने सही है आपके। और अब हम आते हैं सामान्य विज्ञान, आपका भाग 2 आ चुका है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको आप लाल दवा भी कहते हो, उसका सूत्र बता दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल KMnO4 होता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। मुख गुहा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। अपवर्तनांक की बात की है, कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, बताएंगे जल्दी से। लाल, नीला, बैंगनी या हरा, बता दो। तो बिल्कुल बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं हृदय में, आलिंद और निलय की, लीवर की, किडनी की, फेफड़ों की। देखो बहुत बार ऐसा तुक्का बैठ जाता है, लगभग 70-80% ही राइट होता है कि जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो सही होता है। 70-80% ये तुक्का लग जाता है। तो हमारा भी यहाँ तुक्का बिल्कुल लग चुका है और हमें पता भी है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय में आलिंद और निलय की जांच के लिए काम में आता है। ए ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस का कार्य है। अभिसारी लेंस क्या करता है। देखो अभिसारी लेंस जो है वो किरणों को एकत्रित करता है, एक जगह पे लाता है। जैसे किरणें हैं ये सारी एक जगह पे आ जाती है। ठीक है, एक जगह पे एकत्रित हो जाती है अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस क्या करता है, वो किरणों को फैलाता है। क्या करता है, किरणों को फैलाता है। अपसारी किसकी बात की है हमने, अपसारी की। और यहाँ पे पूछा क्या था, अभिसारी पूछा था। तो अभिसारी क्या करता है, किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताओ जल्दी से। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या दोनों। तो बिल्कुल देखो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। इसमें जो है न्यूट्रॉन्स आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, उनका विखंडन होता रहता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे हिरोशिमा नागासाकी में यही परमाणु बम जो है, एटम बम तो कहते हैं, ये गिराया गया था। और बहुत सालों तक जो है वो तबाही उसकी सही नहीं हो पाई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है, हीट ना तो ली जाए और न ही ऊष्मा दी जाए, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं। ना कोई निकाय है, ना तो ऊष्मा अंदर जा रही है, ना ऊष्मा बाहर आ रही है, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल रुद्धोष्म निकाय। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में ऊर्जा किस तत्व के विघटन से प्राप्त होती है। परमाणु भट्टी में बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन परत को, ओजोन लेयर जो होती है
विद्युत हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर या गैस चूल्हा। देखो रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें से एक निकलती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और वो प्रभावित करती है ओजोन परत को, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग, हैजा, आंत्र ज्वर, अमीबीय पेचिश या उपयुक्त सभी। देखो हैजा भी दूषित जल से फैलता है, आंत्र ज्वर भी दूषित जल से फैलता है, अमीबीय पेचिश भी दूषित जल से फैलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का कुचालक है? इंसुलेटर कौन सा है? इसमें आपको बताना है नमक का घोल, ग्रेफाइट, शुद्ध पानी या नाइट्रिक अम्ल। अब आपको सुनने में बहुत ही अजीब सा लगेगा कि जो शुद्ध पानी होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और जो अशुद्ध पानी होता है जिसमें आयन्स बने होते हैं वो विद्युत का चालन प्रवाह करता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट रहेगा, ध्यान देंगे इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उन पर लगने, कोई दो पिंड है उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को दुगुना कर दिया, माना पहले d था अब 2d हो गया, तो उन पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटी फोर्स है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है जल्दी से। बिल्कुल 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब आपको कोई पूछ ले क्यों हो जाएगा, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। F=G_m1 तो मास है पहले पिंड का और दूसरे पिंड का है m2, और अपोन में उनके बीच की दूरी r², यहाँ पे ये सूत्र होता है, ठीक है। बटे में क्या है, यहाँ पे r² है, और आपने क्या कहा कि दूरी दुगुनी हो गई, दुगुनी हो गई, और दुगुनी की स्क्वायर करेंगे तो 4, और बटे में है तो 1/4। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंबाकू का मुख्य घटक है, तंबाकू का मुख्य घटक मॉर्फिन, एसिटिलीन, एस्प्रिन, निकोटिन है। डी ऑप्शन राइट है, ये आ चुका है क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ बताओ जल्दी से। बिल्कुल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो लॉ है वो किसने दिया बताएंगे? तो न्यूटन, आइंस्टाइन, ओम, फैराडे। ओम ने दिया था V=IR, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना ओम का नियम। सी ऑप्शन राइट है। साइंस के क्वेश्चन हो गए, एक बार साइंस में और बताओ 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए? अगर 35-40 से ऊपर क्वेश्चन राइट होते हैं ना, 40 मान लो क्योंकि इस बार बच्चों की तैयारी अच्छी है, 40 से अगर क्वेश्चन आपके ऊपर राइट होते हैं, 40 भी राइट होते हैं, तो मतलब तैयारी सही है आपकी, ठीक है। अब आपकी मैथ्स आ जाती है, कॉपी पेन ले लो एक बार जल्दी से और मैथ्स करते हैं। देखो सभी साथियों को साथ में लेके चलना है हमें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास मैथ्स नहीं रही है और उनकी मैथ्स थोड़ी वीक है, तो सबको साथ में लेके चलेंगे, आराम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको बस सोल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करना है? सोल्व करना है। देखो जब भी आपको इस तरह से बटे के अंदर संख्या दी हुई हो और ऊपर माइनस में हो, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, ऊपर लिख दिया, ठीक है। गुणा, ऐसे ही इस 3 को ऊपर लिख दिया और ये 2 हट जाएगा, डायरेक्ट डालो। और ऐसे ही ये 4 ऊपर लिख दिया, 1/4 की जगह 4 हो गया, ये उल्टा हो गया, और ये माइनस इसका भी हट जाएगा, ठीक है। 2 की स्क्वायर मतलब 2 को 2 से गुणा कितना हो गया? 4। 3 की स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा कितना हो गया? 9। 4 की स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुणा कितना हो गया? 16। अब 9 को 4 से गुणा किया, 4 9 में 36, और 36 को 16 से गुणा कर लो, 576 आता है क्या? एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। तो 576 बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे फौजियों आपको मिल रहा है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एक तरह से सोल्व ही करना है आपको। देखो पहले हमेशा गुणा का निशान जो है, प्लस का दिया और गुणा का दिया हो तो हमेशा गुणा का निशान पहले सोल्व करोगे। तो 7 को 9 से गुणा किया, 7 9 में 63, प्लस का प्लस रहने दो, 2 और 12 को गुणा कर लो, 12 दूनी 24, आगे प्लस में 3 पड़ा है, ये 3 लिख दिया, ठीक है। आगे इसको करते हैं हम, तो 12 तिया 36, प्लस का प्लस यहाँ पे रहने दो, और 81 में 9 का भाग दो, 81 में 9 का भाग दोगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इनको आपस में जोड़ लो, इसको जोड़ते हैं तो कितने आ रहे हैं? 3 3 6
4 10 1 हासिल, कितने हो गए 90, और 36 और 9 कितने हो गए 45 होते हैं क्या। 45 का 90 में भाग दिया, 45 दूनी 90, 2 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। डी ऑप्शन ऑफ जो यहाँ पे आपका राइट होता है। ठीक है, एक बार क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि कंपटीशन जो है अच्छा हो, तो क्लास करवाने का भी मेरे को मज़ा आए। ठीक है, क्लास यहाँ पे ईमानदारी के साथ जवाब देना है, एक दूसरे का देखना नहीं है। देखो ये क्षेत्र मिति का सवाल आ रहा है आपके सामने। एक कमरा है, 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो कमरा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। और घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का सूत्र आपको करवाया हुआ है। क्या करवाया था, घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का सूत्र। देखो मैं बताती हूँ, घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का सूत्र मैंने आपको कराया था, अंडर रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर और प्लस ऊंचाई की स्क्वायर कराया हुआ है ये आपको। अब देखो लंबाई की जगह लंबाई का मान कितना है 12, 12 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, प्लस चौड़ाई की जगह क्या है यहाँ पे 9, 9 की स्क्वायर करेंगे 81, स्क्वायर क्यों, क्योंकि सूत्र में है। ठीक है, प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 8, 8 की स्क्वायर करेंगे 64। अब इन सबको एक बार जोड़ लो तुम, इनको जोड़ोगे तो 4 4 8 9, ये आ जाएंगे आपके 289। 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17, डायरेक्ट भी आप 17 लिख सकते हो, क्योंकि 289 का रूट 17 होता है। या दो जोड़े बन गए रूट के अंदर तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 17 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, बिल्कुल 17 मीटर में है सब, तो मीटर में आ जाएगा। विकीर्ण की लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर। साथ साथ चेक करते रहना, गुणा भाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच में 45 का अंतर है। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या थी, उसके अंकों को आगे पीछे कर दिया, फिर जो संख्या बनती है उसमें और पहले वाली संख्या में 45 का अंतर है, तो उन दोनों संख्याओं, उन दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, उन दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। देखो ऐसे तो करते हैं, सवाल बड़ा होता है। इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक रहती है कि जो भी अंतर आपको दिया हो, जो भी अंतर दिया हो उसमें आप क्या कर दो, 9 का भाग दे दो। ठीक है, अब देखो 5, ये कितना है 45, 45 में 9 का भाग दें कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट क्या करो, जो भी संख्या है उसमें 9 का भाग दे दो, जो भी अंतर है उसमें 9 का भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, ये मैंने आपको बेसिक से भी करवाए हुए हैं, मैथ वाली क्लास आप देख सकते हो पीछे जो बेसिक वाली क्लासेस रही हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, 2 की घात 40 का आधा क्या होगा, 2 की घात 40 का आधा। देखो जब भी किसी चीज़ का आधा करना हो हमेशा किसका भाग दिया जाता है, 2 का। जैसे 40 का आधा करना है, 2 का भाग देंगे 20। मतलब किसी भी संख्या का आधा करना हो किसका भाग दिया जाएगा, 2 का। तो यहाँ पे 2 की घात 40 है तो 2 का भाग दिया, इसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक घात है, कुछ भी घात नहीं है मतलब एक। ऊपर 240 तो यहाँ था ही। देखो जब सेम आधार हो, यहाँ पे आधार सेम है, ये 2 ये भी 2, जब आधार सेम हो और आपस में संख्याएं बटे में हो, बटे में यानी भाग में हो, तो उनकी घातें माइनस हो जाती हैं। तो 240 में से एक माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 40 घात थी, यहाँ पे एक घात थी, तो ये कितना आ जाएगा 2 की घात 39। कितना आ जाएगा 2 की घात 39, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2 की घात 20 मत कर देना, 2 की घात 20 मत कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे समझाने के लिए आपको 40 का दिया था मैंने, कि 40 का आधा करना हो तो आधा कैसे करते हैं, 2 का भाग दे के 20। 60 का आधा करना हो कैसे करते हैं, 2 का भाग दे के 30। समझ गए, तो यहाँ पे इस तरह से आपको आधा करना है जो घात वाली संख्या हो। तो यहाँ पे राइट आंसर ये आपका आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, मूलधन कितना है 1200 रुपये, 1 साल के लिए बताना है, दर कितनी है 10%, अर्धवार्षिक गणना भी करो, अर्धवार्षिक गणना करनी है, और सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है,
अब देखो, दो ब्याजों का अंतर जब भी ज्ञात करना हो, दो ब्याजों का अंतर जब भी ज्ञात करना हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप। दो ब्याजों का अंतर किसका है? दो ब्याज का अंतर। मूलधन गुणा दर बटे 100, दर बटे 100 ऊपर क्या कर दो? स्क्वायर। ठीक है, अब मूलधन कितना दिया हुआ है, कहाँ सोल्व करूँ मैं? इधर सोल्व कर देती हूँ, आपको दिख रहा है ना। चलो यहाँ सोल्व कर देती हूँ मैं, यही सूत्र लगा के। देखो, मूलधन 1200 दिया हुआ है, 1200 रखो। ठीक है, गुणा दर कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, 10 रखो। बटे में क्या है? 100 है। अब देखो, दर यहाँ पे अर्धवार्षिक करनी है। अगर अर्धवार्षिक नहीं आता तब तो हम यहाँ 10 रख देते, लेकिन अर्धवार्षिक करने तो दर कितनी हो जाती है? आधी। तो 10 की आधी कितनी हो जाएगी? 5। 10 की आधी करोगे ना 5, क्योंकि अर्धवार्षिक दे रखी है तो यहाँ 5 आ जाएगी। अब क्या करनी है? इनकी स्क्वायर करनी है, सूत्र में है तो स्क्वायर कर दी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इसको काट लो, यहाँ तो आ जाएगा 1200, एक बार पड़ा रहने दो। और यहाँ पे 5 की स्क्वायर नहीं, 5 गुणा 5, और ये 100 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 को इससे काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 चौके 20, 12/4 कितना आ रहा है? 12/4, और 4 3 12, 3 आंसर आ रहा है। 3 आंसर आ रहा है क्या? 3 आंसर देखो एक बार, बिल्कुल है, बी ऑप्शन में मिल रहा है 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये उनके ब्याज का अंतर हो जाएगा। समझ गए? जब भी ब्याज का अंतर पूछा हो यहाँ 1 साल के लिए, और तो सीधा ये सूत्र लगाना है, ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की स्क्वायर। ये सूत्र हो गया, दिख रहा है ना? मूलधन गुणा दर बटे 100 की स्क्वायर, सीधा ये सूत्र लगाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। समीकरण x की स्क्वायर प्लस px माइनस 6 के मूल 6 और -1 हों तो p का मान बताओ। ठीक है, देखो इस तरह से समीकरण दिया है, और जब भी मूल दिए हुए हैं और कोई वैल्यू आपको पूछ ले, अब आपको पता है मूलों के योग का सूत्र क्या होता है? मूलों के योग का सूत्र आपको करवाया मैंने, क्या था? -b/a था ना, -b/a। b का देखो शुरू में ये होता है a, ये होता है b, ये होता है यहाँ c। ठीक है, तो b का मतलब क्या है? x के साथ वाला, x के साथ वाला कितना आ गया? p। ठीक है, a का मतलब क्या है? x की स्क्वायर के साथ वाला, x की स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यानी कि क्या है? 1 है। ठीक है, आगे सूत्र में माइनस है तो क्या रख दो? माइनस रख दो। क्या रख दो? माइनस रख दो। ठीक है, ये तो हमारे सूत्र के हिसाब से योग कर लिया, और इन्होंने कितना दे रखा है? मूल, एक तो 6 है और एक 1 है, तो इन दोनों का योग कर लो। 6 प्लस या माइनस का 1 दे रखा है यहाँ पे, तो इसको एक बार इस तरह से लिख लो। ठीक है, पूरा समझा रही हूँ मैं। ये क्या हो गया? 1 का भाग देंगे -p बराबर 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, ये p ये माइनस का हो जाएगा 5 इधर जाके, क्योंकि माइनस है ना, तो ये माइनस इधर भेज दिया आपने, तो ये p का मान कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, जब भी इस तरह की समीकरण दी हो, मूल दिए हुए हो और कोई संख्या पूछ ले, तो देखो मूलों के योग का सूत्र मैंने आपको करवाया था, -b/a होता है। a क्या होता है? x की स्क्वायर के साथ वाला। देखो b क्या होता है? x के साथ वाला, और जो अचर होता है उसको हम c बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सूत्र के हिसाब से रख लिया, और एक बार जो मूल दे रखे हैं उनका योग कर लिया, बराबर में रख लिया, p का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल काल्पनिक होने के लिए b² - 4ac का सही संबंध क्या होता है? देखो, जब भी कोई द्विघात समीकरण हो, बाइनरी इक्वेशन आपकी, और उसके मूल आपको काल्पनिक करने हो, तो इसका मान क्या होना चाहिए? क्या संबंध होना चाहिए? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, b² - 4ac का मान अगर 0 से कम होगा, अगर 0 से कम होगा तो उसके मूल काल्पनिक आएंगे। ये एक तरह से सर्वसमीका मान लो, इसको सूत्र मान लो, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है और डायरेक्ट आंसर इसका हो जाता है, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 256 की घात -3/4 है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। 256 की घात -3/4। देखो इसके टुकड़े कर लो, एक बार टुकड़े कर सको तो ईजी टुकड़े करो, ताकि आपको थोड़ा फ़ायदा हो।
देखो मैं इसको 4 × 4 × 4 लिख सकती हूँ क्या? 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256 लिख सकती हूँ बिल्कुल। ऊपर घात क्या चल रही है? माइनस की 3/4 चल रही है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1, 2, 3 और 4, क्या मैं इसको 4 की घात 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। और ऊपर क्या था? माइनस का 3/4 था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो इस 4 से ये 4 घात कट गई, ऊपर क्या बचा? 4 की घात -3। अब माइनस मैं हटाना चाहती हूँ तो मैं इसको 1/4 लिख दूँ, उल्टा कर दूँ तो ऊपर की संख्या का जो माइनस होता है चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये चिन्ह माइनस का था, अब ये 3 किसका आ गया? प्लस का आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर वाली संख्या को उल्टा कर दिया। 4 था, इसको उल्टा करके 1/4 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 1/4 की घात 3। अब देखो इसको 4 की घात 3 करना है, मतलब 4 को 3 बार लिखना है। एक को तो लिखते हैं, सेम वही रहता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 4 चौक 16 और 16 चौके 64, 1/64 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में ये क्या मिला हो? बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन राइट है। देखो एक एक स्टेप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट है अपने पास, जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से 1 घंटे का टाइम है, कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे तो मेरे को इस पेन से लिखने में और ये रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आती है। वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, एग्जाम में फटाफट करने हैं आपको। हल करो, सोल्व करना है इसको। इक्वेशन दे रखी है, देखो कुछ नहीं, 2 की घात 2 है तो 2 को 2 बार लिख दो। 3 की घात 4 है तो 3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, सॉरी 4 है ना 3 की घात, तो 4 बार लिख दो। 5 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दो। और बटे में क्या है? 10 को 2 × 5 लिख सकती हूँ ना, 2 5 10 होता है। और 3 को 3 × 3 लिख सकती हूँ ना, इसको 9 को 3 × 3 लिख सकती हूँ, 3 3 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा? ताकि कट जाए, ठीक है, काट लो भाई। देखो 1 2 से 1 2 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? हमें कोई समस्या नहीं है। 5 से 1 5 उड़ाओ, कोई समस्या नहीं है। 2 3 है, 2 3 से 2 3 उड़ा दो, ये 2 3 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा वो लिख दो, 2 × 3 × 3 × 5 ये बचा। इनको आपस में गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 पंजू 90, ठीक है, आते हैं ना पढ़े, तो 90 यहाँ पे उत्तर आ रहा है। देखो ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका राइट है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ डिजिट ही चेंज की है, इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मैंने आपके लिए लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, ये लोग का क्वेश्चन है। लोग का क्वेश्चन करना आता है ना? एक बार सर ने क्लास बनाई थी, कृष्णा सर ने, वो क्लास नहीं देखी है तो लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी देखें। प्लेलिस्ट में तरुणा डिफेंस एकेडमी में जाके आप क्लास देखें, लोग वाली क्लास है वहाँ पे, पूरी देखें अच्छे से। देखो लोग में क्या होता है, ऊपर जब गुणा में दिया हुआ हो और लोग एक साथ दिया हुआ हो, आप इसको अलग अलग लोग लिख सकते हैं। लोग 4 आप इसको अलग लिख सकते हो। बीच में किसका निशान आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा जब लोग अलग अलग हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग कितना आ जाएगा आपका? 16, ठीक है। अब नीचे का है भाग वाला, किस में हो जाता है? माइनस में, जब लोग अलग अलग देते हैं। लोग अलग अलग हमने कर दिया, अब ये किस में आ जाएंगे? माइनस में, पता ही आपको, ठीक है, करवाया हुआ है। ये 5 आ गया। अब देखो लोग 4 को आप क्या लिख सकते हो? लोग 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 2, तो वो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, और 1 2 कहाँ रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। कैसे किया समझ रहे हो ना? 4 को मैं क्या लिख सकती थी? 2 की घात 2, तो 2 तो आगे आ गई और 1 2 यहाँ पे रह गया, समझ गए। चलिए अब 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 16 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे देखो 4 की घात 2, 4 की घात 2 लिख सकती हूँ। सॉरी 2, इसमें भी 2 आ रहा है ना आगे, तो एक काम करो 2 लिख लो, वो ज़्यादा इजी होगा आपको करने के लिए। वो क्या होगा? ज़्यादा इजी होगा। तो आप क्या करो, 2 की घात 4 कर लो। 2 की घात 4 16 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की घात 4 लिखेंगे तो 4 तो क्या आ जाएगा? लोग के आगे, और 2 क्या रह जाएगा? अंदर। एक जैसा बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 4 तो ले लिया आगे, यहाँ क्या है? लोग, और 2 रह गया अंदर, ठीक है। इनको भी कुछ सेम बनाने की ट्राई करो। 5 की घात 2 लिखें, 5 की घात 2 लिखें इसको,
ठीक है, और इसको ये 5 की घात 1 है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगी, 2 क्या आ जाएगी, log के आगे आ जाएगी, और 5 क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, ठीक है। लिखो माइनस तो है ही, 2 तो आ गई आगे और log और 5 रह गया अंदर। ऐसे ही माइनस ये log और ये 5 ऐसे का ऐसे ही पड़ा है क्योंकि एक ही घात है, कुछ आगे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है या आगे सोल्व करें इसको। ऑप्शन में यही मिल गया, देखो 2 log 2, 4 log 2, 2 log 5 और log 5 मिल गया, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से नियम है, लोग की आने चाहिए, आपको क्लास करवाई हुई पूरी क्लास देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबे की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। कोई खंबा है, ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। यदि साइन थीटा 8/17 हो, साइन थीटा कितना है, 8/17 हो, तो खंबे की परछाई ज्ञात कीजिए। खंबे की परछाई आपको ज्ञात करनी है। देखो ये मान लो A B C, ठीक है। साइन का मान निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का वाला। साइन यही होता है, साइन फिर कोस फिर टेन, इस तरह से होता है ना। तो साइन का सूत्र क्या होता है, L/K, L/K, यानी कि ये तो है लंब, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, यानी कि 17 क्या है, कर्ण है। लंब कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला लंब होता है। तो ये लंब लिख दिया कितना, 8, कितना लिख दिया, इसको अलग लिख लो एक बार, 8, ठीक है। कर्ण कहाँ पे, कर्ण होता है ये सबसे बड़े वाला भुजा, सबसे बड़ी वाली जो 90 के सामने वाली होती है वो कर्ण होती है। तो ये कितना हो गया, 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परछाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली भुजा जो है वो आपको ज्ञात करनी है। एक्स मान लो एक बार इसको, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या था, जब आपको आधार ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो, सूत्र क्या था, अंडर रूट में कर्ण की स्क्वायर अपॉन माइनस लंब की स्क्वायर, ये सूत्र था आपका, है ना। इसमें मान रख दो, तो रूट कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कहाँ पे है, 17, 17 की स्क्वायर करो, 17 को 17 से गुणा कितना आता है, 289 आता है। नेक्स्ट क्या है, माइनस लंब, लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 8, लंब कितना है, 8 है ना, ये रहा 8। तो 8 की स्क्वायर 64, 289 में से 64 माइनस करो, कितना आता है, 225, 225, 225 किसका रूट होता है, 15 का, 15 गुणा 15 225 होता है। तो 15 यहाँ पे आपका x का मान आ गया, किसका मान आ गया, 15। तो 15 आ तो गया है हमारा, पर ये किस में आया है, अनुपात में, और यहाँ पे अनुपात में नहीं दे रखा, सब किस में दे रखा है, मीटर में। तो इसको हमें पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे हमें 40 मीटर यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमें ऊंचाई यानी कि लंब वाली चीज़ लेनी है, दूसरी हमें ज्ञात क्या करनी है, आधार वाली ज्ञात करनी है, यानी एक्स वाली चीज़ लेनी है। तो क्या करो, मतलब लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार टेन थीटा वाले में आता है। क्यों, ये देखो लंब और आधार टेन थीटा वाले में आया है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट कर दो, लंब का मान यहाँ पे कितना है, 40 मीटर, ऊंचाई दे रखी है ना 40, एक्चुअल में कितनी है, 40। ये तो हमारे पास यहाँ अनुपात था, ठीक है। एक्चुअल में कितनी है, 40, और आधार बट्टे में हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, ठीक है। बराबर बराबर अनुपात के हिसाब से कितना आया, अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से लंब तो कितना था, 8, लंब तो कितना था, 8, और आधार हमने क्या निकाल लिया, अभी अभी निकाला 15, कितना निकाल लिया, 15। पूरा आ जाएगा, ये अनुपात का ही नहीं आएगा, पूरा मीटर में आ जाएगा आपका। अब इसको x का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो, x का। तो x को इधर ले जाओ, 40 यहाँ पे था ही, 15 यहाँ गुणा में आ जाएगा, भाग में है, तो 8 यहाँ गुणा में है, 8 यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 5 40 और 15 5 75। x का मान कितना आ गया, 75 आ गया, कितना आ गया, 75। ये तो अनुपात में है, ध्यान रखना, और हमें अनुपात में नहीं दे रखा, मीटर में ऑप्शन में दिए हैं सारे, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में देख लेना कि क्या चीज़ आपको पूछी है, ठीक है। दोनों को बराबर रख दिया, 10 का मान दोनों को बराबर रखा, जो दे रखा था मीटर में और जो अनुपात में आया है वो बराबर रखा, x का मान निकाल लिया, कुछ नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की घात 9 है और एक की घात 7 है, इसका मान क्या होगा। देखो जब भी आपको पता है आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं तो 9 + 7 कितनी होगी, एक की घात 16। इजी सा क्वेश्चन था, करने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं जिन्होंने मैथ्स पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन कर लेना कौन सा राइट है, ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो, एक वर्ग के विकीर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वर्ग है, ठीक है, उसके विकीर्ण की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाली सेम ही होती है सारी, कोई सी ज्ञात कर लो। भुजा की लंबाई क्या होगी आपको ज्ञात करना है। देखो वैसे तो डायरेक्ट विकीर्ण की लंबाई का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। विकीर्ण क्या होता है, भुजा √2, भुजा √2 बताया हुआ है ना। विकीर्ण क्या, भुजा √2, विकीर्ण का मान दिया हुआ है 8, भुजा आपको ज्ञात ही करनी है √2 का √2। ठीक है, 8 ये √2 किस में आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा और ये निकल जाएगी आपकी भुजा। ठीक है, मान देख लो, अगर √2 ऐसे ही आया हुआ हो तो ऐसे ही कर लेना, पर ऐसे ही नहीं आया हुआ तो √2 का मान रखना पड़ेगा आपको, √2 का मान रखना पड़ेगा। तो 8 √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है, 1.414। जब 8 में 1.414 का भाग देते हो तो आपके पास 5 बार जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा और 6 बार गया, फिर 5 बार गया, 2 संख्या तक निकाल देना, इतना बहुत है। 5.65, 5.65 ये आ जाना चाहिए, भाग दे लेना। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, राइट आ जाएगा। डायरेक्ट ये सूत्र याद रखो, विकीर्ण बराबर भुजा √2। ज़्यादातर बार तो क्या होता है ये √2 ऐसे ही पड़ा रहने देता है और ऑप्शन में भी आपको √2 मिल जाता है, तो √2 का मान रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे √2 का मान रख के ही ऑप्शन आपको मिला है, तो ये करना है आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इनका मैसेप है HCF 6 है और इनका लेसेप है, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखो आपको एक सूत्र मैंने बताया हुआ है पहले कि LCM और HCF को गुणा करते हैं, LCM और HCF को गुणा करते हैं, वो बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। ठीक है, बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या LCM आपसे पूछा है, क्या पूछा है LCM, और HCF दे रखा है, तो सूत्र में लिख दो। LCM पूछा है, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। HCF का मान कितना है, 6, बराबर पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है 216। कितना दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या गुणनफल कितना लिख दिया, 216। LCM आपको पूछा ही है 6, यहाँ जाके किस में आ जाएगा, भाग में, 6 का भाग दे दो, 6 × 3 = 18 और 36 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे देखो एक बार, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 36। ठीक है, मैथ हो चुकी है। अब आ गई आपकी रीजनिंग सामान्य बुद्धिमत्ता भाग 4। ये तो इजी रहती है आपकी, कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें होती नहीं है। ये 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक सीरीज़ दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक सीरीज़ दे रखी है और राइट ऑप्शन पे जाना है। -1 के बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 44 आ रहा है। सोचो क्या संबंध हो सकता है भाई इसमें, सोच के बताओ। थोड़ा सा बड़ा ही है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखो, ये एक कैसे आया, पहले ये सोचो। 1 की क्यूब करते हैं, उसमें से 1 की स्क्वायर को घटा देते हैं और उसमें से वापस 1 की स्क्वायर को घटा देते हैं। अब क्या आता है देखो, 1 की क्यूब करते हैं 1 ही आएगा, फिर -1 की स्क्वायर करते हैं 1 ही आएगा, 1 की स्क्वायर करते हैं 1 ही आएगा। अब ये वाला देखना एक बार, ये तो एक आपके पास बचा हुआ है, ये माइनस माइनस के जुड़ गए, ये क्या हो गए, माइनस माइनस के जुड़ गए, कितने हो गए, 2। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 इस तरह से आया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक बार यहाँ से ये इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से यहाँ लिख पाएँ। ठीक है, दोबारा समझो, दूसरे वाला समझो। 2 है, 2 की क्या करो, पहले क्यूब करो, -2 की स्क्वायर, यहाँ पे एक बार 1 लिखना, यहाँ पे 1। ठीक है, 2 की स्क्वायर करो, -2 की घात 1 करो। समझ रहे हो, पहले 2 की क्यूब कर दी, उसमें से 2 की स्क्वायर कटा दी, उसमें से 2 की पावर 1 घटा दी। अब 2 की क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -2 की स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4,
-2 मतलब 2 ही होता है। अब 8, ये 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा था ना, ये इस तरह से आया, समझ रहे हैं। अब 15 कैसे आया यहाँ पे, देखो 1 की कहानी खत्म, 2 की कहानी खत्म, उसके बाद में क्या आता है, 3 आता है। 3 की क्यूब, उसमें से घटा दो 3 की स्क्वायर -3 की घात 1, समझ रहे हो। इस तरह से ही करते जाओ। तो 3 की क्यूब, यहाँ पे 3 की क्यूब करनी है, 3 की क्यूब -3 की स्क्वायर -3 की 1। 3 की क्यूब करेंगे, 3 तिया 9, 9 ती 27, -3 की स्क्वायर, 3 तिया 9, -3 एकम 3, ठीक है। 27 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 3 माइनस माइनस के जुड़ते हैं, 10 11 12 कितने हो जाएंगे, 12। 27 में से 12 माइनस करते हैं, कितने आ जाते हैं, 15। कितने आ जाते हैं, 15। यहाँ पे है क्या 15, बिल्कुल ये 15, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या, 1 का कहानी खत्म, 2 का कहानी खत्म, 3 का कहानी खत्म, कहानी किसका आ गया, 4 का। किसका आ गया, 4 का। तो 4 की क्यूब -4 की घात 2 -4 की घात 1 करो इसको। 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, -4 की घात 2 यानी 4 चौके 16, -4 की घात 1 मतलब 4 एकम 4। अब 64, ये 16 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20। और 64 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 44। 44 आ रहा है क्या, बिल्कुल 44 ही है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है, 4 तक आ गए हम। अब 5 की बारी है, तो 5 की क्यूब -5 की स्क्वायर -5 की घात 1, ठीक है। 5 की क्यूब करेंगे, 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 5 से गुणा 125, -5 की स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा यानी कि 25, 5 की घात 1 मतलब 5, 125 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, 25 और 5 कितने होते हैं, 30। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 आंसर आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन खा गया अपना, ये रहा सी ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये एक सीरीज है, मानो a है तो a की क्यूब -a की स्क्वायर -a की घात 1, इस तरह की सीरीज यहाँ पे ये बन रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के दिमाग नहीं लगेगा। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने इतने सारे लिखे हैं ना तो टाइम लगा है, बट आप दिमाग में सोच लोगे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखो मछली जल में तैरती है और चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। सी ऑप्शन राइट है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, ठीक है। एम क्यू की बहन है, साथ साथ लिख लेंगे क्या, चलो। पी ये क्या है, क्यू का भाई, पी क्या है, क्यू का भाई है, ठीक है। अब क्या है, एम क्यू की बहन है, ठीक है। ये एम है, ये क्या है, बहन है किसकी, क्यू की, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है, इधर लिख दो, ये टी ये किसका भाई है, पी का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू ये वाली, ये टी से कैसे संबंधित है। देखो क्यू का भाई पी का भाई टी, तो ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, मतलब ये क्या हो गए आपस में, ये भी भाई भाई या भाई बहन होने चाहिए थे। अब क्यू को सही तरह से मेरे हिसाब से डिफाइन नहीं किया है कि ये भाई है या बहन है, सही तरह से डिफाइन नहीं किया ना, लड़का है लड़की अभी बताया नहीं है तो फिक्स नहीं है तो ये देखो सी ऑप्शन दिया हुआ है ना, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एम का पूछे तो कि एम टी से किस तरह संबंधित है, तो एम क्या हो जाता, बहन हो जाता, क्योंकि इसमें डिफाइन किया हुआ है ये लड़की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं पूर्व की ओर, अब पहले दिशा पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे होती है पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये इस तरह से दिशा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिशा होती है तो इसको सोल्व करो आप एक बार। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, पूर्व मतलब इस दिशा में मुंह है उसका, ठीक है। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूँ, मैं घड़ी की दिशा में
100 डिग्री मुड़ता हूँ और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता हूँ। अगर मेरा मुख किस दिशा में, अब मेरा मुख किस दिशा में है। देखो इसके लिए थोड़ा सा डिग्री का तुम्हें पता होना चाहिए। अभी उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मतलब अभी उसका मुंह इधर है, ठीक है। अब वो क्या किया, घड़ी की दिशा में घुमा। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे चलती है ना घड़ी, इसी तरह से तो चलती है, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमा, तो मानो अभी यहाँ है, अब घूम घूम के वो 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री आएगा। तो 100 डिग्री ले जाओ इसको, लगभग वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। लगभग कहाँ पे आ गया वो, यहाँ पे 100 डिग्री घूम गया, ठीक है, 100 डिग्री। अब यहाँ से वो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा कैसी होती है, ऐसी, इस तरह से घुमा। कितना घुमा, 145 डिग्री। कितना घुमा, 145। अब 100 तो यहाँ तक वापस आ ही जाएगा, और 45 और घुमा, मतलब इतना आगे और घूम गया। मतलब अब उसकी दिशा ये है। अब उसकी दिशा कौन सी है, ये है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, अब देखो ऊपर तो था उत्तर, यहाँ था पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ये देखो थोड़ा सा दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा भी अगर आपका दिमाग चलता है, थोड़ा भी दिशा का नॉलेज है, तो आप अपने आप कर दोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/9 अनुपात 1/81 अनुपात 1/13। नेक्स्ट अनुपात क्या होगा, देखो 1/9 है, 1 की स्क्वायर की 1, 9 की स्क्वायर की 81, इसकी स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 1 की यहाँ पे क्या आएगी 1, 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169, 1/169। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आराम से बातें करते करते हमने क्वेश्चन किए हैं, एक एक अक्षर लिखा है, एक भी लेटर छोड़ा नहीं है, तो भी आराम से 40-45 मिनट में आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप आराम से, आपको खुद को ही करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को समझाना है या आपको इस पे स्क्रीन के ऊपर लिखना है। स्क्रीन पे लिखने में टाइम लगता है, तो आराम से आपका पेपर मेरे हिसाब से 40 मिनट में, 45 मिनट में हो जाना चाहिए। 60 मिनट मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए। क्लास को प्लीज़ शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारी मेहनत करने का फ़ायदा भी हो, फल भी मिले। एंड यस, बुक्स ज़रूर लें। अगर आपने कितनी भी प्रैक्टिस ऑनलाइन की हो, बुक नहीं पढ़ी, सेल्फ स्टडी आपने नहीं की, आराम से अकेले रूम में बैठ के शांति से उसको रिवीजन नहीं किया, तो एग्ज़ाम टाइम में भूलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये संभावना ना बने, अच्छे से आपको याद हो जाए, तो बुक्स लें। बुक्स में आपको पता है ये 3 बुक हैं अभी तो, जिसमें फुल सिलेबस बुक है, जिसमें सारे नोट्स हैं आपके, और 2 ओरिजिनल पेपर भी उसमें दे रखे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सारे पूरा सिलेबस है आर्मी का। उसके बाद में प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर में सभी क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, उससे प्रैक्टिस करें। और साथ में ओरिजिनल पेपर की जो छोटी बुक होती है वो फ्री आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और जो घर नहीं मंगवाना चाहें वो एक काम कर सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं। ऐप में ई बुक डाउनलोड करो, तो इंटरनेट वाली समस्या भी ख़त्म हो गई, वो बार बार डाउनलोड करने वाली दिक्कत भी नहीं रही। तो ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक को, ठीक है। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें। कुछ भी नहीं समझ में है, टेक्निकल टीम के नंबर दे रखे हैं, उनसे पूछ लें। किताब गाँव में भी आती है अब तो, ऐप से ऑर्डर करेंगे तरुणा डिफेंस एकेडमी से, तो गाँव में भी पहुँचा रहे हैं अब तो बुक्स। अब तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।